हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था अबाउट मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर के फर्स्ट जो मैंने पार्ट बनाया था वो था पार्ट थर्ड ए। नेक्स्ट अभी जो ये जो लेक्चर है इस पे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट थर्ड बी को। देखिए, नॉर्मल लेबर में जब भी हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ते हैं तब हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ती है उस मैकेनिज्म ऑफ लेबर को समझने के लिए। तो आपको जब भी मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ना है तो उससे पहले आपको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी जैसे कि मैंने वीडियो डाला है तो आपको ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें फीटस इन यूट्रो का टॉपिक जो है वो आपको रीड करना है, पढ़ना है, पहले उसको अच्छे से समझ लेना है। जब तक आप वो फीटस इन यूट्रो की जो कंडीशन है वो अगर नहीं समझेंगे तब तक आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो लेक्चर आपको रीड वहाँ पे आपको लेक्चर लेना है फीटस इन यूट्रो का। देन उसके बाद में आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर पे मूव कर सकते हैं। तो पार्ट थर्ड ए में हमने बात की थी कुछ कार्डिनल मूवमेंट्स की। तो टोटल कार्डिनल मूवमेंट्स जो है वो 9 थे। उसमें हमने 1 to 6 पार्ट थर्ड ए के अंदर हमने बात कर ली है। और पार्ट थर्ड बी में, इस पार्ट थर्ड बी में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो फर्दर जो हमारे कुछ कार्डिनल मूवमेंट जो है वो ड्यू रह गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 तक हमने बात कर ली थी। देन 7th नंबर का जो कार्डिनल मूवमेंट था, कार्डिनल मूवमेंट था 7th नंबर का, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 7th नंबर का जो कार्डिनल मूवमेंट है वो है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड रेस्टिट्यूशन। कौन सा है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड रेस्टिट्यूशन। देखिए, हमने सबसे पहले एंगेजमेंट पढ़ा, एंगेजमेंट के बाद में डिसेंट ऑफ द हेड पढ़ा, फ्लेक्शन ऑफ द हेड पढ़ा, इंटरनल रोटेशन कैसे होता है हेड का वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने क्राउनिंग के बारे में देखा कि क्राउनिंग में फीटल हेड जो है वो कैसे शो होता है। उसके बाद में हमने रेस्टिट्यूशन की बात की थी, लेकिन वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था पार्ट थर्ड ए में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेस्टिट्यूशन क्या होता है और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड क्या होता है। ये 7th नंबर का कार्डिनल मूवमेंट है जो कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है। तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और रेस्टिट्यूशन, ये दोनों प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलेगी। जब हेड हमारे पास एक्सटेंशन मैकेनिज्म में हमने देखा कि हेड की डिलीवरी हो चुकी है और हेड जो है वो ड्रॉप डाउन भी हो चुका है, तो वहाँ पे उस रेस्टिट्यूशन सॉरी एक्सटेंशन की प्रोसेस के बाद में, एक्सटेंशन ऑफ द हेड की प्रोसेस के बाद में होगा क्या? एक्सटर्नल रोटेट होगा हेड। एक्सटर्नली क्या होगा? हेड का रोटेशन होगा। उसके साथ साथ ही कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होगी? उसके साथ साथ ही रेस्टिट्यूशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड रेस्टिट्यूशन में? फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज अपोजिट ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। जो हमने फोर्थ स्टेप पढ़ी थी, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में क्या हो रहा था कि लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर से या राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर से अपनी एक एक रोटेशन के द्वारा कौन सी पोजीशन में आ रहा था? वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ रहा था बेबी का हेड। जब हमने फोर्थ स्टेप की बात की थी, आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो में पार्ट थर्ड ए के अंदर। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में या तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन थी पहले या राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन थी। उसमें हमने ये देखा था कि बेबी का जो हेड का रोटेशन है वो 45 डिग्री एंगल से घूम करके और कहाँ पे आ रहा है? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ रहा है। यानी कि एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में हमने दो पढ़ी थी। तो पेल्विस में जैसे कि मान लीजिए ऊपर की तरफ होता है सैक्रम और सामने की तरफ होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट।
तो ये जो अलाइनमेंट है, ये जो एक्सिस है, इसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर सैक्रम की साइड आता है बेबी का जो डिनोमिनेटर है, ऑक्सीपुट एरिया है, अगर सैक्रम की साइड रहता है तो उसको हम कह रहे थे कि बेबी जो है वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा था इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पे हेड का रोटेशन जो है या तो वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन से या फिर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन से घूम करके कहाँ आ रहा था, 45 डिग्री के एंगल पे सिम्फाइसिस प्यूबिस के नियर आ रहा था। और कहाँ पे आ गया था, जो ऑक्सीपिटल एरिया है यानी कि बेबी के हेड का जो ऑक्सीपिट रीजन है, जो डिनोमिनेटर है, वो कहाँ पे आ गया था, बिफोर सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आ गया, इसका मतलब रोटेशन हुआ है 45 डिग्री का, और रोटेशन होकर के कहाँ पे आ गया था, उसमें इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में बिफोर सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इस पोजीशन को हम कह रहे थे ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, तो ये तो बात की थी हमने फोर्थ स्टेप के अंदर, जहां पे हमने बात की थी इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड की। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड का। जैसे इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड हुआ था, अब उससे अपोजिट जाएगी ये वाली कंडीशन, अपोजिट जाएगी, इसका मतलब वापस 45 डिग्री के एंगल पे हेड का रोटेशन रहेगा अपोजिटली। अपोजिट कहां से, ऑक्सीपुटो एंटीरियर पोजीशन से अपोजिट वापस क्या करेगा, 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेगा। लेकिन उस कंडीशन में इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में जब फोर्थ स्टेप पड़ी थी, वहां पे हेड जो था वो कहां पे था, पेल्विक इनलेट के अंदर था। ठीक है, यानी कि पेल्विक के इंटरनल साइड में था। लेकिन यहां पर जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट हुई है मैकेनिज्म ऑफ लेबर की और डिसेंड हुआ है, बेबी के हेड का डिसेंड हुआ है और डिलीवरी हो चुकी है बेबी के हेड की, तो ये प्रोसेस जो होगी वो अब एक्सटर्नली होगी, यानी कि पेल्विस के एक्सटर्नली होगी, आउटलेट में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, बेबी के हेड की डिलीवरी हो चुकी है और वहां पे अब जो प्रोसेस कंप्लीट होगी उसमें ये होगा कि बेबी के हेड का रोटेशन होगा, या तो वो राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा। कितना होगा बेबी के हेड का रोटेशन, 45 डिग्री रोटेशन होगा, 45 डिग्री रोटेशन ऑफ द हेड। इसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नली बेबी का हेड जो है वो क्या होगा, 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट होगा। अब देखिए हेड का रोटेशन तो हो गया, तो अंदर बॉडी तो अभी भी ट्रांसवर्स में ही है। बॉडी तो कैसी है, बॉडी अभी भी अंदर ट्रांसवर्स में ही है। तो बॉडी जब ट्रांसवर्स में है तो उसको भी किस पोजीशन में लाना पड़ेगा, उसको भी जो है कहां पे लाना पड़ेगा, उस एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में ही लाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड के साथ साथ रेस्टिट्यूशन की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी है, जो फीटस की जो बॉडी है, फीटस के जो शोल्डर है, वो रोटेट होंगे और कौन सी पोजीशन में आ जाएंगे, एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाएंगे, एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन एंड रेस्टिट्यूशन आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अभी इनकी इमेजेस भी देखेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मेनली आपको यह समझना है कि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड में जो हेड है वो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के अपोजिट जाएगा, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे वापस जाएगा। और रेस्टिट्यूशन में क्या होगा कि जिधर वो रोटेट हुआ है उसी साइड में उस जो बॉडी है, जो फीटस की जो बॉडी है, वो क्या करेगी, वो भी एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में रोटेट हो जाएगी। अपनी ट्रांसफर सिचुएशन से कहां पे आ जाएगी, एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाएगी। दिस इज क्या है यहाँ पे, ये डेफिनेशन क्या है, एट द सेम टाइम द शोल्डर्स आर रोटेटिंग। मैंने जैसा कि बताया कि शोल्डर्स रोटेट होंगे उसी समय
फ्रॉम ए ट्रांसवर्स पोजीशन, अपनी ट्रांसवर्स पोजीशन से कैसी पोजीशन में आ जाएंगे, अब एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाएंगे। ये शोल्डर का जो रीअलाइनमेंट है, अपनी स्थिति में आना, वापस अपनी स्थिति में आना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रेस्टिट्यूशन कह रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड रेस्टिट्यूशन, ये दोनों प्रोसेस जो है वो क्या चलती है, साथ चलती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अब देखिए, दोनों चाहे 7th नंबर का कार्डिनल मूवमेंट और 8th नंबर का कार्डिनल मूवमेंट, दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आप एक स्टेप जो है आप हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम में एक स्टेप इन दोनों में से भूलते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, एक ही स्टेप में सारा सब कुछ लिख सकते हैं। तो टोटली आप 8 कार्डिनल मूवमेंट भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको फुल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, कई बार एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से कार्डिनल मूवमेंट्स पूछते हैं, तो उसमें 7th और 8th स्टेप में कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो मोस्टली क्या है, मोस्टली ये है कि 9 कार्डिनल मूवमेंट्स बोले जाते हैं कि 9 कार्डिनल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, लेकिन आप इन स्टेप्स को हटा भी सकते हैं क्योंकि दोनों स्टेप सेम ही हैं। इसमें भी क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, केवल नाम चेंज किया है। बाकी आप यहाँ पे इस नाम को हटा करके रेस्टिट्यूशन कर दोगे तो वो 7th स्टेप आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप रेस्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था रेस्टिट्यूशन में कि जो इंटरनल रोटेशन हुआ था शोल्डर का, वो बेबी के हेड के अलाइनमेंट में हुआ था। तो आप रेस्टिट्यूशन ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों में से कोई सी भी एक स्टेप आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, फर्स्ट हेड रोटेट्स एक्सटर्नली, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि 45 डिग्री के एंगल पे जो है हेड क्या होगा, रोटेट होगा। किसके अपोजिट जाएगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के अपोजिट जाएगा, जो कि 4th स्टेप थी हमारी, उसके वापस अपोजिट जाएगा। तो फर्स्ट तो क्या होगा, इसमें हेड का रोटेशन होगा एक्सटर्नली, उसमें क्या हो रहा था, इंटरनली हो रहा था 4th स्टेप में, इसमें एक्सटर्नली होगा, यानी कि हेड की डिलीवरी हो चुकी है एक्सटेंशन मैकेनिज्म के द्वारा। तो फर्स्ट हेड रोटेट्स एक्सटर्नली 45 डिग्री, उसके बाद में देन 45 डिग्री शोल्डर रोटेशन, उसके बाद में क्या होगा, शोल्डर का रोटेशन रहेगा। तो कैसे रहेगा, एंटीरो पोस्टीरियर अलाइनमेंट में रहेगा। तो अब बॉडी जो है वो कैसे आ जाएगी, एंटीरो पोस्टीरियर अलाइनमेंट में आ जाएगी, ठीक है। 45 डिग्री रोटेशन ऑफ द शोल्डर। पर्पस क्या है, पर्पस ये है रेस्टिट्यूशन का कि हमें शोल्डर को, जो रोटेशन हेड का हुआ है बच्चे का, तो अब ऐसी सिचुएशन में शोल्डर को चेक करेंगे तो शोल्डर तो ट्रांसवर्स में है, लेकिन यहाँ पे रेस्टिट्यूशन क्या करेगा, रेस्टिट्यूशन होने का पर्पस ये है कि शोल्डर को ये प्लेस कर देगा कौन से डायरेक्शन में, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में, यानी कि बेबी के हेड के अलाइनमेंट में ही क्या कर देगा, उस डायरेक्शन में ही क्या कर देगा, वहां पे उसको प्लेस कर देगा बेबी के शोल्डर्स को। फेस जो है कहां पे देखने को मिलेगा अब ऐसी सिचुएशन में, अब देखिए हेड का रोटेशन हुआ है, तो हेड का रोटेशन पहले कैसे था, पहले हेड का रोटेशन इंटरनल रोटेशन की बात की थी, तो इंटरनल रोटेशन में तो हमने देख ही लिया था। उसके अलावा जो है हमने देखा था, उसके अलावा हमने बात की थी एक्सटेंशन में। तो एक्सटेंशन में हमने देखा था कि फेस जो है वो ड्रॉप डाउन जा रहा था और एनस के रीजन की साइड में, यानी कि जो मदर का जो एनस एरिया था, उस मदर के एनस एरिया की साइड में बेबी का फेस था, और बेबी का जो ऑक्सीपुट एरिया है वो मदर के सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ था, यानी कि प्यूबिक आर्च की तरफ था। और जो दोनों ईयर्स थे वो दोनों जो मदर की जो थाइस थी, उन दोनों मदर की थाइस की तरफ दोनों ईयर्स थे, राइट और लेफ्ट। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला कि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, अब हेड का रोटेशन 45 डिग्री पे हुआ है, तो 45 डिग्री पे हुआ है यानी कि या तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो राइट साइड में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक थाई की तरफ तो क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा, एक दूसरी थाई जो है मदर की, उसकी तरफ क्या हो जाएगा, बेबी का ऑक्सीपुट एरिया, यानी कि बेबी का डिनोमिनेटर हो जाएगा।
तो यहाँ पे बोला है कि फेस जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, फेस टुवर्ड्स वन थाई ऑफ द मदर, और ऑक्सीपिटल रीजन जो है यानी कि बेबी का जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ आ जाएगा, टुवर्ड्स अनदर थाई ऑफ द मदर। क्लियर। उसके बाद जो दोनों ईयर्स हैं, दोनों ईयर जो हैं बेबी के, जो दोनों ईयर हैं, एक सुपीरियर रहेगा, एक ऊपर की तरफ रहेगा, और एक कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हेड के रोटेशन को आप इमेजिन कर सकते हैं, बाकी अभी हम इमेज में तो देखना ही है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से बेबी का हेड जो है वहां पे हमें दिखाई देगा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड में। और रेस्टिट्यूशन में आपको याद रखना है कि इसमें एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड के साथ साथ रेस्टिट्यूशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें कि हेड के साथ साथ ही क्या होगा, शोल्डर का रोटेशन भी रहेगा। कितना रहेगा, 45 डिग्री रोटेशन ऑफ द शोल्डर। उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ इमेजेस देखते हैं। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इस इमेज की। इस इमेज में देखिए, ये बेबी का जो हेड है ये कहाँ पे है, ये किस साइड में है, ये प्यूबिक आर्च के बीनीथ और ड्रॉप डाउन हो रखा है। और इसका जो फेस है, बेबी का जो फेस है वो कहाँ पे है, किस साइड में है, वो मदर के एनस रीजन की तरफ, है, यानी टुवर्ड्स द एनस ऑफ द मदर। और बेबी का जो ऑक्सीपिटल एरिया है ये प्यूबिक आर्च की तरफ है। ठीक है, और जो दोनों ईयर हैं, ये दोनों जो ईयर हैं ये किस तरफ हैं, ये मदर की दोनों थाइस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेबी का जो शोल्डर है, दोनों जो बेबी के जो शोल्डर हैं ये ट्रांसफर्स पोजीशन में है। ये कैसी पोजीशन में है, ट्रांसफर्स पोजीशन में है। कैसी पोजीशन में है, ट्रांसफर्स पोजीशन में है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि जब एक्सटर्नल रोटेशन होगा बेबी के हेड का, तो एक्सटर्नल रोटेशन जब होता है तो या तो वो राइट साइड में मूव करेगा अपने हेड को, या फिर वो लेफ्ट साइड के अंदर मूव करेगा अपने हेड को। इतना रोटेट करेगा। कितना रोटेट करेगा, 45 डिग्री रोटेशन रहेगा। या तो राइट साइड में रहेगा 45 डिग्री रोटेशन, या लेफ्ट साइड में रहेगा 45 डिग्री रोटेशन। तो अब देखिए इस इमेज में जैसा कि बता रखा है कि इस इमेज में बेबी जो है वो राइट साइड ऑफ पेल्विस की तरफ क्या कर रहा है, अपने हेड को रोटेट कर रहा है। तो दूसरी इमेज में आपको देखना है, इसमें ये कौन सा जॉइंट हो गया, यहाँ पे इमेज में आप आपको ध्यान से देखना है, ये जॉइंट हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। ये प्यूबिस बोन्स हो गई, प्यूबिस बोन्स हो गई। और ये यहाँ पे जो है इधर जो आएगी राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड में जो मदर की जो थाई आएगी वो आएगी राइट थाई। ये राइट थाई आएगी इधर इस साइड में, और जो इसके अपोजिट आएगी इस साइड में आएगी लेफ्ट थाई ऑफ द मदर। ठीक है, तो बेबी का जो हेड का रोटेशन हुआ है वो हेड का रोटेशन 45 डिग्री एंगल पे हुआ है। बेबी के हेड का रोटेशन कितने डिग्री एंगल पे हुआ है, 45 डिग्री एंगल पे हुआ है। और किस साइड में आ गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बेबी का जो फेस है वो राइट थाई की तरफ आ चुका है, यानी कि वन थाई की तरफ जो है वहां पे आ चुका है, टुवर्ड्स वन थाई। ठीक है, और यहाँ पे जो बेबी का जो अपोजिट, अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, यानी कि बेबी के ऑक्सीपिटल रीजन की बात करें, ऑक्सीपुट एरिया की बात करें, तो वो किस साइड में दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट थाई, यानी कि जो अनोदर थाई है उसकी तरफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो बेबी के जो ईयर हैं, बेबी के जो ईयर हैं, बेबी के जो यहाँ पे ईयर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बेबी का ईयर, एक ईयर तो सुपीरियरली और एक ईयर जो है वो इंफीरियरली, यानी कि नीचे के साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक सुपीरियर ईयर, एक ईयर जो है वो सुपीरियरली दिखाई देगा और एक ईयर जो है वो इंफीरियरली दिखाई देगा। हम इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बेबी का एक ईयर जो है वो जेनाइटल, जो मदर के जो जेनाइटल्स हैं उसकी तरफ रहेगा, और एक जो दूसरा अनोदर ईयर है वो मदर के एनल रीजन की तरफ रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। इसमें हमने बात की एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड रेस्टिट्यूशन। या तो ये आपको स्टेप लिखनी है, या फिर इसको स्किप करके आपको ये वाली स्टेप लिखनी है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, इसका मतलब ही क्या है, रेस्टिट्यूशन है। तो दोनों में से कोई सी भी आपको एक स्टेप लिखनी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो
नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये दोनों स्टेप सेम ही हैं, लेकिन इसमें आपको डिग्री रोटेशन याद रखना है और बेबी का हेड किस तरफ रहेगा ये भी आपको याद रखना है। देन हम बात करते हैं डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड बॉडी। अब इतनी सारी प्रोसेस हो गई तो लास्ट वन एक प्रोसेस बच रही है, वो है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड बॉडी। अब इसमें बेबी जो है उस बेबी की डिलीवरी कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी के शोल्डर की डिलीवरी की, उसके बाद में बेबी की बॉडी की डिलीवरी कराएंगे। तो क्या है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड बॉडी? इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी एंड शोल्डर थ्रू बर्थ कैनाल। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, वो नेम क्या है? लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी एंड शोल्डर थ्रू बर्थ कैनाल। इसमें जो बॉडी का और जो शोल्डर है बेबी का, उसका जब हम एक्सपल्शन कराएंगे बर्थ कैनाल से, तो वो कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा कराएंगे? वो लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म के द्वारा कराएंगे। ये आपको याद रखना है, कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा कराएंगे? लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म के द्वारा कराएंगे। देखते हैं इनकी स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इनको रीड कर लेते हैं, उसके बाद में पर्टिकुलर इनकी इमेज देखेंगे क्या क्या होगा इन पर्टिकुलर स्टेप्स में। तो सबसे पहले जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जब बेबी इस पोजीशन में आ जाएगा, देखिए आप रेस्टिट्यूशन में और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड में, जब बेबी कौन सी पोजीशन में आ जाएगा? रोटेट होकर के इस पोजीशन में, यहां देखना है, इस इमेज में देखना है, सेकंड वाली में, ठीक है। जब बेबी इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं उनको क्या करना है? शोल्डर की डिलीवरी करानी है। एक तो इस शोल्डर की डिलीवरी करानी है, क्या कराना है? एक तो शोल्डर की डिलीवरी करानी है। उस शोल्डर की डिलीवरी के साथ साथ सबसे पहले या ये कौन सा शोल्डर हो गया? ये एंटीरियर शोल्डर हो गया। सबसे पहले किसकी डिलीवरी कराएंगे? एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी कराएंगे। उसके बाद में पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पूरी जो फुल बॉडी बची हुई है उसकी डिलीवरी कराएंगे। तो बेबी के हेड को अब कैच करना है, यानी कि कहने का मतलब उसको पकड़ना है। अब पकड़ेंगे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने दोनों हाथों को बेबी के जो दोनों ईयर्स हैं उस पूरे दोनों रीजन्स पे, यानी कि फेस वाले पूरे रीजन्स पे, वहां पे क्या करेगा? उनको पकड़ के रखेगा। अब कैसे पकड़ के रखेगा नेक्स्ट इमेज में हम बात करेंगे। तो होल्ड करना है, क्या करना है? होल्ड करना है, होल्ड द हेड ऑफ द बेबी इन बिटवीन हैंड। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे? होल्ड करेंगे बेबी के हेड को इन बिटवीन हैंड, अपने दोनों हाथों के बीच में हेड होल्ड करके रखेंगे बेबी के हेड को। पहली स्टेप में तो ये काम होगा। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे? दूसरी स्टेप में पुल द बेबी को पुल करेंगे फर्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहले नीचे लेके जाएंगे। तो पहले तो पकड़ लिया, उसको होल्ड किया बेबी के हेड को, और फिर क्या किया? उसको पुल किया। पुल करेंगे, कैसे पुल करेंगे? फर्स्ट डाउनवर्ड, पहले नीचे की तरफ लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि हमें एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है, कि एंटीरियर शोल्डर जो है वो आसानी से निकल जाए। इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे, किसको डिलीवर कराने के लिए? एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर कराने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में जब पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो गई, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद में अब क्या करेंगे? एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बेबी को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? पुल करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो होगा क्या? जो पोस्टीरियर शोल्डर है वो क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा। टू डिलीवर द पोस्टीरियर शोल्डर। अब जब शोल्डर दोनों डिलीवर हो चुके हैं, अब तो बॉडी बची है नीचे वाली, ठीक है। तो अब क्या करना है? नाउ प्लेस द फिंगर अंडर एक्सिला ऑफ द बेबी। अब क्या करेंगे? हैंड दोनों हैंड जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कहाँ पे है? बेबी के हेड पे है।
वहां से धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ मूव करेंगे और बेबी के जो दोनों एक्सिलरी रीजन है वहां पे एक्सिला वाले पोर्शन पे हम क्या करेंगे, बेबी को अपने फिंगर्स की सहायता से पकड़ लेंगे। फिंगर्स की सहायता से पकड़ के और बेबी को लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म के द्वारा क्या करवाएंगे, लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म के द्वारा डिलीवर करवाएंगे या एक्सपल्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इनकी कुछ इमेजेस देखते हैं कि ये स्टेप्स कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो इमेज है, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने होल्ड किया था, होल्ड द हेड ऑफ द बेबी इन बिटवीन हैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हैंड्स हैं, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हैंड्स हैं। ये बेबी के हेड को क्या किया है इन्होंने, ये बेबी के हेड को यहाँ पे क्या किया है, होल्ड किया है। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बेबी के हेड को क्या किया, होल्ड किया इन बिटवीन हैंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने पुल किया बेबी को फर्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है, और उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है। तो सबसे पहले तो कहाँ लेके गए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज में आपको देखना है, फर्स्ट वाली इमेज में देखिए सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन किया, हेड को डाउनवर्ड डायरेक्शन किया, जिसकी वजह से जो एंटीरियर शोल्डर है, ये एंटीरियर शोल्डर है, ये डिलीवर होगा। ठीक है, और अदर जो दूसरा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो हमारे साथ असिस्ट कर रहे हैं काम, ठीक है, नर्सेस हैं, वो क्या करेंगी, इस एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के समय बेबी के शोल्डर को क्या करेगी, आसानी से क्या करेगी, बाहर निकालेगी, धीरे धीरे बाहर निकालेगी, जिसकी वजह से कोई शोल्डर में कोई इंजरी वगैरह ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंट भी जो है वो साथ में रहने चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले हेड का क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन करेंगे और एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी कराएंगे। दूसरी इमेज में देखना है आपको, उसके बाद बेबी का जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, बेबी को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे, तो बेबी का जो पोस्टीरियर शोल्डर है ये डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ओबीजी सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकली देखने पे ही समझ में आते हैं। तो इनको आप हॉस्पिटल्स में जब आप देखोगे लेबर कैसे होता है, तो वो ज़्यादा आप समझ पाओगे। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने की। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन करवाएंगे तो एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन कराना है, सबसे पहले कौन सा डायरेक्शन करवाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद में कौन सा कराना है, अपवर्ड डायरेक्शन कराना है। कभी भी हमें पहले अपवर्ड डायरेक्शन नहीं कराना, पहले कैसा कराना है, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन कराएंगे, डाउनवर्ड करेंगे तो एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे बेबी को, तो पोस्टीरियर शोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, देन उसके बाद नाउ प्लेस द फिंगर। अब देखिए दोनों जो शोल्डर थे वो डिलीवर हो चुके हैं, तो दोनों शोल्डर डिलीवर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो अपने हैंड को थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और अपनी फिंगर्स को प्लेस करेंगे, प्लेस द फिंगर अंडर एक्सिला ऑफ द बेबी। जो बेबी के जो एक्सिला हैं, उन एक्सिलरी रीजन पे क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को प्लेस करेंगे और क्या करवाएंगे, पुल आउट ऑफ द बेबी बाय लेटरल फ्लैक्शन। और बेबी को कैसे पुल करेंगे, लेटरल फ्लैक्शन मैकेनिज्म के द्वारा क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेबी को लेटरल फ्लैक्शन मैकेनिज्म के द्वारा पुल किया गया है। देखो पेल्विक रीजन जो है वो तो सामने की तरफ ही है। ठीक है, पेल्विक रीजन यानी कि पेल्विक की एक्सिस की बात करें तो वो तो सामने की तरफ है। यहाँ पे इमेजेस में देखना है आपको, दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में। तो पेल्विक जो पेल्विस है, वो पेल्विस का जो एक्सिस है वो तो सामने की तरफ ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बेबी को लेटरल फ्लैक्शन में हम क्यों करवा रहे हैं, पुल क्यों करा रहे हैं। तो लेटरल फ्लैक्शन में पहली बात तो ये है कि
घुमाते हुए, यानी कि लेटरल फ्लेक्शन में, यानी इस तरीके से घुमाते हुए बेबी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेटरल फ्लेक्शन में बेबी को क्या करेंगे, पुल करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पेल्विस है, पेल्विस की जो एक्सिस होती है वो तो सामने की तरफ होती है, तो हो सकता है कि कोई इंजरी के चांस हो सके, तो कॉकिक्स की वजह से भी इंजरी के चांस हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ फर्दर हम जब हम मदर को लिटा के रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम बेबी को सीधा पुल नहीं कर सकते, फॉरवर्ड पुल नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है कि वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म यूज़ की जानी चाहिए बेबी को इंजरी से बचाने के लिए, तो वहाँ पे लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म में बेबी को जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करके बाहर निकाला जाता है, तो इस तरीके से इस रोटेशन के थ्रू जो है वो बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म। तो समझ में आया आपको ये सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड रेस्टिट्यूशन की। इसमें भी मैंने इमेजेस के द्वारा आपको बताया है। तो अगर आप इन दोनों में से, यानी कि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, इन दोनों में से जो भी आपको स्टेप अच्छी लग रही है वो आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन हमने बात की इसमें कि शोल्डर और बॉडी की डिलीवरी कैसे होगी। उसमें भी हमने अलग अलग बात की कि बेबी को होल्ड कैसे करेंगे, उसके बाद में सबसे पहले जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बेबी को पुल करना है। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है, उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में लेटरल फ्लेक्शन से लेटरल फ्लेक्शन मैकेनिज्म के द्वारा बेबी को क्या करेंगे, बेबी का एक्सपल्शन करेंगे, बेबी की डिलीवरी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैकेनिज्म ऑफ लेबर के दौरान जो है ये सारे कार्डिनल मूवमेंट्स पढ़ लिए हैं। तो टोटली 9 कार्डिनल मूवमेंट्स हैं, उसमें अगर आप एक दो स्टेप स्किप करते हो तो टोटली जो है वो 7-8 स्टेप रहती हैं। तो 7-8 स्टेप में भी आपको जो है वो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आप लेक्चर्स को प्रॉपरली आपको अटेंड करना है, और प्रॉपरली अगर आप अटेंड करोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर की। तो उसमें मैनेजमेंट की बात करेंगे पर्टिकुलर स्टेजेस में, जो हमने बात की थी कि स्टेजेस ऑफ लेबर की, तो पर्टिकुलर स्टेज में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहें चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।